हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज के कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमारा पाठ चल रहा था ऋतु निर्मिति भाग 2। इस पाठ में बच्चों हमने पढ़ लिया था उत्तरायण क्या होता है, दक्षिणायन क्या होता है। उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य का भासमान भ्रमण, उपसूर्य तथा अपसूर्य की स्थिति क्या होती है, इसके बारे में आप सभी लोगों ने पिछले कालांश में पढ़ा। बच्चों, आज के कालांश में हम पढ़ेंगे समपात स्थिति, प्रकाश वृत्त क्या होता है। समपात स्थिति और प्रकाश वृत्त। बच्चों, समपात स्थिति वह स्थिति होता है जब पूरे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान रूप से पड़ती हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के नज़दीक होता है तथा 22 दिसंबर को पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के नज़दीक होता है। तो इस तरह से कभी उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य के ज़्यादा किरणें पड़ती हैं तो कभी दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य की किरणें पूरे पृथ्वी पर एक बराबर पड़ती हैं, एक समान रूप से पड़ती हैं, तो उसी स्थिति को हम कहते हैं समपात स्थिति। यह स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को आती है। परिक्रमण कक्षा में संपूर्ण वर्ष में 2 दिन विषुवत रेखा पर अर्थात पृथ्वी के मध्य स्थान पर, पृथ्वी का मध्य स्थान आप लोगों को मालूम है क्या है? विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा वाला जो भाग है पृथ्वी का, उसे हम कहते हैं मध्य स्थान, मध्य भाग, यानी उसे हम भूमध्य भी कह सकते हैं। तो मध्य स्थान पर सूर्य की किरणें लंब रूप से पड़ती हैं। यह स्थिति सामान्यतः 21 मार्च और 23 सितंबर को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के समान दूरी पर होते हैं। इसका अर्थ पृथ्वी समपात स्थिति में होती है। बच्चों, समझ में आया कि जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पृथ्वी के एक समान दूरी पर हों तो उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं और एक समान रूप से पड़ती है हर जगह। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समपात स्थिति कहते हैं। समपात स्थिति बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश वृत्त के बारे में। प्रकाश वृत्त के कारण बनने वाले विषुवत रेखा तथा अक्षांशों के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग आकृति 8.3 में दर्शाए गए हैं। ये देखिए, आकृति 8.3 में ये वाला भाग जो है कि प्रकाशित है और ये वाला भाग अप्रकाशित है। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। प्र मतलब प्रकाशित और अ मतलब अप्रकाशित, अप्रकाशित, यानी कि ये अप्रकाशित भाग है और ये प्रकाशित भाग है। जो सूर्य के सामने है वह प्रकाशित भाग है और जो सूर्य के पीछे है, अपोजिट साइड है, वो अप्रकाशित भाग है। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक प्रकाशित और अप्रकाशित भाग समान है, नहीं एक बराबर है। जितना अंधेरा है, जितने भाग में अंधेरा है उतने ही बराबर के हिस्से में पृथ्वी के प्रकाश है। यह आपके ध्यान में आएगा। ऐसी स्थिति होगी उस दिन पृथ्वी के ऊपर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। दिन और रात एक समान होते हैं। समपात स्थिति को
पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर यानी कि पृथ्वी के आधे भाग में अंधेरा रहता है और आधे भाग में प्रकाश रहता है, और वो दोनों बराबर बराबर भाग होते हैं। तो फिर दिन की स्थिति और रात की स्थिति, दिन मान और रात्रि मान भी एक बराबर ही होगा। तो दिन और रात एक समान होते हैं, इसी को संपात स्थिति कहते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जब लंब वृत्त पड़ती है तो संपात स्थिति होती है। बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 21 जून की कालावधि में बसंत ऋतु कहा जाता है तथा 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में शरद ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत संपात होता है तथा 23 सितंबर को शरद संपात होता है। हम इस बात को हम एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये चित्र है, और ये जो चित्र है ये 21 मार्च का है। 21 मार्च से लेकर ये 21 जून, यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी जब आती है तो यहाँ से यहाँ तक के समय को हम बसंत संपात कहते हैं। और ये है हमारा 23 सितंबर, ये देखिए 23 सितंबर। तो 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक की स्थिति को हम शरद संपात कहते हैं। इस स्थिति में 21 मार्च को और 23 सितंबर को संपात स्थिति कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है कि पृथ्वी के मध्य भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन जो है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसी टाइम को संपात होता है। चलिए ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है कि सूर्य के नज़दीक होता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश फैलता है सूर्य का। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, गर्मी का मौसम रहता है, नहीं ग्रीष्म काल होता है। और दक्षिणी ध्रुव दूर होता है, दक्षिणी ध्रुव दूर होता है। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी रहता है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहता है। फिर जब पृथ्वी गति करते करते यहाँ आती है तो ये संपात हो जाता है। संपात मतलब कि यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को यहाँ पे विषुवत रेखा पर, यानी कि ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो दिन और रात बराबर की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि प्रकाश और अंधकार पृथ्वी के बराबर भाग में फैलता है। फिर यहाँ से गति करके पृथ्वी यहाँ आती है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि सूर्य के नज़दीक दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को क्या आ जाता है, ठंड, यानी कि शरद ऋतु आ जाती है, सर्दी आ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है 22 दिसंबर को। तो बच्चों आपको समझ में आया। फिर यहाँ से गति करके पृथ्वी यहाँ जाती है 21 मार्च को। तो फिर वही स्थिति होती है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर बराबर प्रकाश फैलता है, क्योंकि विषुवत रेखा सूर्य के सामने होती है, इसीलिए बराबर फैलता है। तो दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर। फिर यहाँ से जब पृथ्वी इधर आती है तो उत्तरी ध्रुव सूर्य के नज़दीक आ जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, दक्षिणी गोलार्ध दूर हो जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होती है। आशा करता हूँ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा इसे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे ऋतु चक्र का सजीवों पर प्रभाव। ऋतु चक्र मतलब कि जो मौसम बदलते रहते हैं, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, वर्षा ऋतु, तो इन पर सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है इन ऋतु चक्र का।
पृथ्वी का अक्ष झुका न होता तो पृथ्वी पर सर्वत्र वही स्थिति संपूर्ण वर्ष बनी रहती है। अगर पृथ्वी हमारी, आपको मालूम है कि 23-23.5 अंश झुकी हुई है, तो झुके होने के कारण कभी उत्तरी ध्रुव सूर्य के नज़दीक होता है तो दक्षिणी ध्रुव दूर होता है, तो कभी दक्षिणी ध्रुव नज़दीक होता है तो उत्तरी ध्रुव दूर हो जाता है, ये झुके होने के कारण। तो पृथ्वी का अक्ष झुका न होता तो पृथ्वी पर सर्वत्र वही स्थिति संपूर्ण वर्ष बनी रहती, अर्थात ऋतुओं का निर्माण न हो पाता। तात्पर्य यह है कि विभिन्न अक्षांशों पर एक ही प्रकार की जलवायु का वर्ष भर अनुभव करना पड़ता, परंतु पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी के ऊपर ऋतुएं, विविधता और परिवर्तन जैसी बातें घटित होती हैं। पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन का परिणाम जीव सृष्टि पर होता है। जैसे दोनों गोलार्धों के 66 अंश 30 मिनट 66 अंश 30 मिनट से 90 अंश के बीच भाग में 6 महीनों की कालावधि में पड़ने वाली सूर्य किरणों के फलस्वरूप जैव विविधता पाई जाती है। आप सभी को मालूम है, आपने प्राकृतिक प्रदेश में पढ़ा हुआ है, दक्षिण के अंटार्कटिक प्रदेश में पेंगुइन पक्षी, वालरस और सील जैसे सजीव पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में रेनडियर, ध्रुवीय रीछ, ध्रुवीय सियार जैसे सजीव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मानव ने भी यहाँ की प्राकृतिक स्थितियों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया है। अति शीत जलवायु में भोजन की आपूर्ति कम होने पर भोजन की खोज में और शीत से अपना संरक्षण करने हेतु असंख्य पशु पक्षी अपना आवास स्थान बदलते रहते हैं। फिर भी जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के साथ निश्चित सीमा तक अनुकूलन किया जा सकता है। फलस्वरूप सजीव निश्चित देश में ही अपने जीवन का अनुकूलन करते दिखाई देते हैं। असंख्य पशु पक्षी अपना आवास स्थान बदलते रहते, फिर भी जलवायु में पाए जाने वाले अंतर के साथ निश्चित सीमा तक अनुकूलन किया जा सकता है। फलस्वरूप सजीव निश्चित देश में ही अपने जीवन का अनुकूलन करते दिखाई देते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में ऋतु के अनुसार बर्फ आच्छादन मतलब होता है, ये देखिए बर्फ आच्छादन का मतलब होता है बर्फ का फैलना, बर्फ का जमना। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में ऋतु के अनुसार बर्फ का जमना होता है कि उसकी सीमा जो है कि उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकती है। उस आनुषंगिक रूप में पक्षी अथवा प्राणी स्थलांतरण करते हैं। स्थलांतर का मतलब होता है अपना जगह आवास बदल देते हैं। स्थलांतर का मतलब होता है जगह बदल देना। विशिष्ट समय में ही पेड़ों में फल लगते हैं। परिणामतः स्थानीय ऋतुओं अथवा मौसम के अनुसार ही कृषि के मौसम भी निश्चित हो जाते हैं। भारत, जरा सोचो, भारत और इंग्लैंड एक ही गोलार्ध में हैं, फिर भी क्रिकेट मैचों का आयोजन सामान्यतः अलग अलग महीनों में क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग महीनों में वहाँ का एक समान जलवायु नहीं होता है, एक समान ऋतु दोनों जगह पे नहीं होती है। कहीं पे ठंडी होती है तो कहीं पे, यानी कि भारत में अगर गर्मी रहेगी तो इंग्लैंड में ठंडी रहेगी, इंग्लैंड में ठंडी रहेगी तो भारत में गर्मी रहेगी। ऐसा है मौसम ऋतु के परिवर्तन के कारण। पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात समान कालावधि के होते हैं। फिर भी इन दिनों पृथ्वी के कुछ हिस्सों में ग्रीष्मकाल तो कुछ हिस्सों में शीतकाल होता है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण यह होता है बच्चों कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है कि मानसून के बनने के कारण भी होता है और पृथ्वी के गति के कारण भी होता है। जो पृथ्वी अपनी दूरी पर गति करती है उसके कारण भी मौसम और ऋतुएं बदलती रहती हैं। उन दो देशों के नाम बताओ
जहां मई महीने में ऊनी कपड़े पहनना आवश्यक होता है, उन देशों का अक्षांशीय स्थान बताओ। तो बच्चों मैं आपको इस प्रश्न के लिए हिंट दे देता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद बताना है। हिंट यह है कि मई महीने में ऊनी कपड़े पहनना आवश्यक, तो मई महीने में ऊनी कपड़े पहनना आवश्यक वहाँ होगा जहाँ पे ठंड पड़ती है। और आप जानते हो कि भारत में ठंड जो है कि दिसंबर के महीने में पड़ता है, मई महीने में तो गर्मी रहती है। तो दिसंबर के महीने में, मई महीने में ठंड का मतलब होता है कि दक्षिणी गोलार्ध, मई महीने में दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि 66 अंश के आसपास जो भी देश होंगे वहाँ पर जो है कि ऊनी कपड़े पहनना आवश्यक रहेगा। तो आप देख लीजिए 66 अंश से 90 अंश के बीच में जो भी देश आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, आप उन देशों के नाम लिख सकते हो। बच्चों आज हमारा यह पाठ, आज के कलांश में हमारा यह पाठ पढ़कर खत्म हो गया है, पूर्ण हो गया है, पढ़ने का कार्य पूर्ण हो गया है। अब हम स्वाध्याय करेंगे। अगले कालांश में हम स्वाध्याय का कार्य करेंगे। बच्चों अगले कालांश में आप सभी लोग फेयर नोटबुक लेकर रेडी रहेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नावली दूंगा जिनके उत्तर आपको लिखकर मुझे भेजना है।